अक्सर जब कोई इंसान खतरे में होता है तो वो भगवान की तरफ मुड़ता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस भगवान को मानता है। जब वोटों की गिनती हो रही हो और किसी की किस्मत का फैसला किया जा रहा हो तो वो सिर्फ उसी को याद करता है जिसकी वो पूजा करता है, सिर्फ अपनी जान बख्शने की दुआ मांगता है। लेकिन तब क्या हो जब आरोपी खुद एक हीरो हो, एक ऐसा हीरो जो खुद भगवान है और जिसे इस वक्त खुद मदद की जरूरत है। ली चांगजोंग अभी इसी सोच में डूबा था कि अचानक उसने खुद को घास पर लेटा हुआ पाया। इसका मतलब था कि जूरी के वोट गिने जा चुके हैं और उसकी दैवीय सजा का फैसला हो चुका है। अभी भी घास पर लेटे हुए ली चांगजोंग को अपनी स्थिति पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि दूसरी दुनिया के सिस्टम में मौत को स्वीकार करके वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है। चूंकि सिस्टम फेल हो गया था, वो वापस नहीं जा सकता था और उसकी सारी शक्तियां और रुतबा उससे छीन लिया गया था। लेकिन अगर ऐसा है तो ली चांगजोंग को अपनी यादें अभी तक क्यों हैं? वो अभी भी होश में कैसे है? अचानक क्षितिज पर हीरो को एक राफ्ट आती दिखाई दी जिसमें कुछ लोग बैठे थे। उसी पल एक आदमी जिसके पीठ पर एक बड़ा सा स्क्रॉल था उसके सामने प्रकट हुआ। उस अजनबी ने स्क्रॉल से ली के बारे में जानकारी पढ़ना शुरू किया, उसके माता पिता का नाम, उसके जन्म की तारीख और जगह। हीरो चुपचाप सुनता रहा। अजनबी ने आगे बताया कि कैसे आर्केडिया पहुंचकर और ताकत की ऊंचाइयों को छूकर ली चांगजोंग ने कई देवताओं की जान ली थी। इसी गुनाह के लिए उसे पकड़ा गया और सजा सुनाई गई। हाँ, अजनबी की बात बिल्कुल सही थी। इस वक्त ली चांगजोंग को और कुछ नहीं सूझा। उसने उस अजनबी पर हमला करने का फैसला किया जो उसके बारे में इतना सब जानता था। ली ने तेजी से हाथ बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो बाल बाल चूक गया। उसका हाथ सिर्फ हवा में लहराया और वो अजनबी पीछे हटकर उसकी पकड़ से बच गया। तभी हमारे हीरो ने देखा कि वो अजनबी उसके ऊपर हवा में प्रकट हुआ और अपनी तलवार निकाल ली। ली चांगजोंग ने स्थिति को समझा, लेकिन वो रुका नहीं। वो लड़ने के लिए तैयार था। अचानक ली घूमा और अजनबी पर वार किया। ली का वार अजनबी की तलवार पर इतनी जोर से लगा कि उसके हाथ से वो स्क्रॉल छूट गया। दोनों ताकतों के टकराने से पानी की एक जबरदस्त लहर उठी जिसने दोनों को दूर फेंक दिया। नतीजतन वो अजनबी भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारा हीरो भी अपने विरोधी की तरह ही हैरान था, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी। अगला वार ली चांगजोंग ने किया एक ऐसा नतीजा जिसकी उस राफ्ट पर आए आदमी ने उम्मीद भी नहीं की थी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों अलग अलग दिशाओं में जा गिरे और उनके बीच पानी की एक दीवार बन गई। हाथापाई के बीच अजनबी किसी तरह राफ्ट के किनारे पर लैंड करके लटक गया। उसे लगा कि ली चांगजोंग अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो उसने सामने देखा उससे वो दंग रह गया। पानी की दीवार को चीरते हुए ली चांगजोंग बाहर निकला और अजनबी के सामने आ खड़ा हुआ। हीरो के चेहरे पर अपने दुश्मन के लिए भयंकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो इस लड़ाई को जारी रखकर सारी बात साफ करना चाहता था। अचानक ली की नज़र उन बेड़ियों पर पड़ी जो उसे फैसले के वक्त पहनाई गई थीं। अपनी सारी ईश्वरीय ताकत के बावजूद ये बेड़ियां एक इंसान को बिल्कुल आदिमानव जैसा महसूस करा सकती थीं, और हीरो को अभी वैसा ही महसूस हो रहा था। इस हताश हालत में उसने तय किया कि वो इस अजनबी की पहचान जानकर रहेगा। तब जाकर पता चला कि उसका सामना अंडरवर्ल्ड के रीपर यूले से हो रहा है, और जिस जगह वो खड़े हैं वो आफ्टर लाइफ है जहां रिवर स्टिक्स बहती है। हीरो, जिसे लग रहा था कि दैवीय फैसले के बाद वो हमेशा के लिए मिट जाएगा, अब उलझन में था कि वो आफ्टरलाइफ में कैसे आ गया। यूले ने उसे बताया कि जो चीज़ें पहले उनके कंट्रोल में थीं अब बदल चुकी हैं। रीपर ने हीरो को अपने साथ चलने का ऑफर दिया ताकि वो उस शख्स से मिल सके जिसने ली को यहाँ रीडायरेक्ट किया है और जो उसे सारे जवाब दे सके। ली चांगजोंग को जो जानकारी मिली थी वो शक से भरी थी, जवाब कम और सवाल ज़्यादा थे। फिर भी उसने यूले के साथ जाने का फैसला किया। उसे पता चला कि आर्केडिया, जहां उसे गलती से भेज दिया गया था, उसके अपने ग्रह से बिल्कुल अलग है। वहां लोग उतना ही जीते हैं जितना समय उन्हें दिया गया है, और उनकी किस्मत बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ नाम की किताब में लिखी होती है। ये किताब सिर्फ वहीं काम करती है जहां इसे लिखा गया हो। लेकिन ली को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका उससे क्या लेना देना। यूले ने आगे समझाया कि उसका रिकॉर्ड गायब हो गया था। चूंकि ली चांगजोंग आर्केडिया चला गया था, उसे ढूंढना मुश्किल था। और तो और ली वहां एक भगवान बन गया और उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। उसे ढूंढने के लिए उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। इतना सब सुनने के बाद भी ली चांगजोंग को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसे याद आने लगा कि कैसे सड़क पर चलते हुए उसने आग वाले दरवाजे देखे थे जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। उस पल वो डर और खौफ से भर गया था जो उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। होश में आने के बाद ली ने फिर जानने की कोशिश की कि उन्होंने उसे आर्केडिया में ही मिटने क्यों नहीं दिया। बातचीत चलती रही, लेकिन ली को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला, क्योंकि यूले तो बस किसी और के आदेश का पालन कर रहा था। वो लॉर्ड कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर थानाटोस हैं।
वो अंडरवर्ल्ड के मौजूदा मालिक हैं और टाटारस और एरेबस के हेड हैं। कहानी के अंत में ली चांगजोंग और उसके साथी खुद को महल के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के सामने पाते हैं, जहां यात्रा को छोटा करने के लिए लोगों की एक कतार लगी हुई है। यूले ली चांगजोंग को एस्कॉर्ट करने का ऑफर देता है और वे प्रवेश द्वार और उन सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं जो उन्होंने शुरुआत में देखे थे। रास्ते में यूले हमारे हीरो को बताता है कि उनके नीचे क्या है। सबसे पहले एक आग की खाई है जिसमें लोग आग के नरक में हैं। इसके बाद बर्फ से ढकी एक खाई आती है जहां इंसानी परछाइयां जमी हुई हैं। इस खाई को ग्लेशियल हेल कहा जाता है। इसके बाद उनके सामने पत्थर के ब्लॉकों में लिपटे हुए गैर इंसान दिखाई देते हैं। ली चांगजोंग ने जो देखा उससे वो हैरान है कि वे बाकियों की तरह नहीं हैं। वे कौन थे? इस पर उसे यूले से उसके उस काम के बारे में एक टिप्पणी सुनने को मिलती है जो वो अपराधी बनने से पहले करता था। हीरो को इसमें दिलचस्पी है कि उसने क्या सुना और रीपर किस बात की ओर इशारा कर रहा है। जैसा कि ली चांगजोंग को पता चलता है, ये वो गिरे हुए देवता हैं जिन्हें थानाटोस ने बुरे देवताओं के रूप में सील कर दिया था। ये मानना होगा कि ली चांगजोंग को इसके बारे में पहले पता नहीं था। हालांकि जैसा कि यूले ने बताया, ली चांगजोंग को पता भी होता तो वो अपनी स्वर्गीय प्रतिष्ठा पर असर पड़ने के डर से ये बात नहीं फैलाता। यूले अपनी कहानी जारी रखता है कि जो लोग कम पापी हैं उन्हें कड़ी मजदूरी की सजा दी जाती है। सारे घेरों को बाईपास करते हुए ली चांगजोंग और यूले अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचाए जाते हैं और प्रवेश द्वार के सामने खड़े होते हैं जहां उनके लॉर्ड उनका इंतजार कर रहे हैं। रीपर राजा के सामने उसे पेश करता है जिसे उसे छोड़ना पड़ा था क्योंकि ये देवताओं की रोशनी है। जैसे ही यूले ने अपनी रिपोर्ट खत्म की, उनके सामने एक गेट खुलता है और अंदर से एक आवाज़ उन्हें अपने पास आने के लिए बुलाती है। लेकिन ली चांगजोंग को अपने आसपास के दमनकारी माहौल से घुटन महसूस होती है क्योंकि वहां बिना किसी रूपरेखा के दो आंखें उसे देख रही हैं। हीरो जो देख और सुन रहा है उससे पूरी तरह से हैरान है। ली चांगजोंग के दिमाग में आया, शायद ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। जब अंधेरा छटा तो ली चांगजोंग ने देखा कि एक आदमी उसके सामने सिंहासन पर बैठा है। इस घटना ने ली चांगजोंग को बहुत उत्साहित नहीं किया, बल्कि शायद इसका उल्टा ही असर हुआ। अचानक सिंहासन पर जो भी बैठा था उसने उसे संबोधित करना शुरू नहीं किया। जारी रखने से पहले लॉर्ड ने हीरो से एक ऐसा सवाल पूछने का फैसला किया जो सीधे उससे संबंधित था। हमारे हीरो का मौत के बाद क्या इंतजार कर रहा है? लेकिन ली चांगजोंग अभी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लॉर्ड ने ली चांगजोंग को उसका विशिष्ट जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगाया, नरक। ये जवाब ली चांगजोंग को पसंद नहीं आया और उसे स्पष्टीकरण चाहिए था, जिस पर लॉर्ड ने 21 जून 2024 से शुरू हुई घटनाओं का कालक्रम सुनाना शुरू कर दिया। और ये सब तब शुरू होता है जब ली चांगजोंग अपने पार्टनर पर भड़क गया और उसे रुला दिया, जिसके बाद रीपर से ये सवाल पूछा गया कि ऐसे व्यवहार के लिए हमारे हीरो को क्या सजा दी जानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से ली चांगजोंग नरक जाता है जहां उसे 15 दिनों के लिए उसकी जीभ से वंचित कर दिया जाता है। अगली स्थिति ली चांगजोंग के गेम खेलने में व्यस्त होने और एक दोस्त की मदद न करने से जुड़ी है जिसे उसकी जरूरत है। इसकी सजा चाकुओं के पहाड़ पर भेजा जाना है। एक कुचली हुई चींटी के लिए हीरो 4 दिनों के लिए जहरीले सांपों वाले नरक में जाता है और एक कुत्ते के लिए 10 दिन बिना जीभ के और एक बार भी किसी लड़की का हाथ न पकड़ने के लिए 6 दिनों का ट्वाइलाइट। आखिरकार ली चांगजोंग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये जानने के लिए चिल्लाने लगता है कि वे कौन हैं और उन्हें इस तरह उसका अपमान करने का क्या अधिकार है। जवाब में ली चांगजोंग को बिना किसी स्पष्टीकरण के केवल एक तिरछी नज़र मिलती है और जैसा कि पता चलता है, ली चांगजोंग को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक मजाक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस समय लॉर्ड वो स्क्रॉल लेता है जो यूले के पास था और उस पर गौर करना शुरू करता है। उसने जो लिखा है उसके आधार पर वो ली चांगजोंग की बेरहमी पर अपना फैसला सुनाता है। और चूंकि ऐसा है, ली चांगजोंग का अपने बचाए जाने के मतलब के बारे में एक वाजिब सवाल है। और फिर जैसे उसे जवाब देते हुए थानाटोस ली चांगजोंग को एक एहसान के बदले एक सौदे का प्रस्ताव देता है जो हीरो कर सकता है, क्योंकि कुछ देवता हैं जो अपनी कसम तोड़कर धरती पर आ गए हैं और ली चांगजोंग को इंसानी दुनिया में जाकर उन्हें ढूंढने की जरूरत है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ली चांगजोंग एक साधारण इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेगा? यह भूलकर कि उसकी मूल जगह पृथ्वी है और इसलिए वो बस वहीं जाएगा जहां उसे होना चाहिए। और अपने हाथ के एक इशारे के साथ थानाटोस ली चांगजोंग के सामने ग्रहों की एक परेड प्रस्तुत करता है जो हमारे हीरो के सामने अपनी पूरी शान और शक्ति में दिखाई देते हैं। हीरो ये देखकर हैरान है और काफी चकित है जो उसके सामने है, लेकिन केवल एक ग्रह उसमें वो अनोखी भावनाएं जगाता है जो कोई और नहीं जगा सकता, और ये ग्रह पृथ्वी है, वो जगह जहां उसे मूल रूप से होना था। ये भूलकर कि वो अकेला नहीं है,
ली चांगजोंग अपनी भावुकता पर व्यंग्यात्मक मजाक सुनता है। ली चांगजोंग भ्रमित नहीं होता और ये कहकर अपने व्यवहार का कारण बताता है कि पृथ्वी उसका घर है और इसलिए उसकी भावनाओं को समझा जाना चाहिए। लेकिन अपना मजाक जारी रखते हुए थानाटोस कहता है कि ली चांगजोंग के लिए हैरान होने के लिए कुछ और भी है। प्रत्याशा में ली चांगजोंग इंतजार कर रहा है कि लॉर्ड के पास और क्या है।